हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे आईपीसी की धारा 299 से लेकर के धारा 304 तक। धारा 299 से 304 तक किन किन अपराधों के बारे में तथ्य दिए गए हैं, विधि बताई गई है, इससे संबंधित हम जानकारी प्राप्त करते हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं कि मानव वध क्या है, आपराधिक मानव वध क्या है और हत्या क्या है। किसी भी व्यक्ति को मार देना मानव वध है, हत्या कर देना भी मानव वध की श्रेणी में आएगा और आपराधिक मानव वध भी मानव वध की श्रेणी में आएगा। लेकिन विशेष रूप से यदि हम बात करें कि किसी व्यक्ति को मार देना अपराध नहीं है, वह स्थिति कब बनती है, हम इससे संबंधित बात कर रहे हैं। आईपीसी की धारा 100 यानी कि धारा 99 से लगाकर के 106 में व्यक्तिगत अधिकार यानी व्यक्तिगत आत्मरक्षा का अधिकार हमें दिया गया है। यानी कि हम अपनी आत्मरक्षा के लिए किसी व्यक्ति को मार देते हैं, यानी कि यहां पर मानव वध तो होगा लेकिन अपराध नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने अपनी स्वयं की रक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए हमने उस व्यक्ति को मारा है। इसी प्रकार से हम देखते हैं न्यायालय, यानी कि न्यायालय किसी भी व्यक्ति को मृत्युदंड का जो प्रावधान करता है, तब वह आपराधिक मानव वध ना होकर के मानव वध की श्रेणी में आता है। यानी कि न्यायालय जो है, जिस किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दे रहा है, वह ये जानता है कि इससे इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, लेकिन इसके बाद भी वो अपराध इसलिए नहीं है क्योंकि वो विधि के अंतर्गत दी गई सजा के अंतर्गत है। अब हम बात करते हैं आपराधिक मानव वध के बारे में। यानी कि किसी भी व्यक्ति को मार देना कब जो है वो आपराधिक मानव वध है और कब वो हत्या है, इसके विषय में हम बात कर रहे हैं। धारा 299 में आपराधिक मानव वध के बारे में बताया गया है और धारा 300 में जो है वो हत्या के बारे में बताया गया है। अब आपको लग रहा होगा कि हत्या और मानव वध, आपराधिक मानव वध एक ही चीज है, तो ऐसा नहीं है। कोई भी आपराधिक मानव वध जो है, हत्या कब हो जाती है, इसके संबंध में ही हमको बात करनी है। धारा 299 और धारा 300 लगभग एक दूसरे से मिलती जुलती धाराएं हैं, इसलिए हम इन दोनों को साथ में लेकर के चल रहे हैं। आगे हम बात करते हैं धारा 299 के अंतर्गत आपराधिक मानव वध। उदाहरण से हम समझते हैं, इरादतन हत्या या गैर इरादतन हत्या के बारे में भी हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आपराधिक मानव वध की। यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो किसी व्यक्ति पर हमला करता है और वो यह जानता है कि इससे उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, तो यहां पर वो आपराधिक मानव वध करता है। लेकिन वह कार्य ही ऐसा करे कि जिसके कारण 100% यह पता हो कि ऐसा यदि किया जाएगा तो इस व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है, तब यह माना जाएगा कि उसने आपराधिक मानव वध ना करते हुए हत्या की है। इसको उदाहरण से समझते हैं। कोई व्यक्ति जिसको गंभीर प्रकृति की बीमारी है, मान लेते हैं कि उसके सिर में कोई गंभीर चोट है या ब्रेन हेमरेज है, और दूसरा व्यक्ति ये जानता है कि यदि ऐसे समय में इस व्यक्ति के सिर में चोट की जाएगी, पहले से ही बीमार है एक तो, और अब यदि इसके सिर में चोट कर दी जाएगी तो ये मर जाएगा, और वो चोट कर देता है और उसके कारण से वो व्यक्ति मर जाता है, तो ये माना जाएगा कि उसने हत्या की है।
लेकिन यदि उस व्यक्ति को ये नहीं पता कि सामने वाले के सिर में जो है गंभीर प्रकृति की बीमारी है या ब्रेन हेमरेज है, और ऐसे समय में भी वो जो है उसको जो है किसी कारण से वो उस पर चोट कर देता है, उसको नहीं पता कि जो है वो ऐसे अपन चोट करेंगे तो मर जाएगा, पर ये है कि ये तो पता ही है कि यदि हम जोर से मारेंगे तो मर सकता है, लेकिन ये नहीं पता कि इसको बीमारी भी है। और ऐसे समय में यदि वो उस सिर पे चोट करता है और इसके कारण से व्यक्ति मर जाता है, तो ये माना जाएगा कि सामने वाले को मारने के लिए इन जो है सिर में ये जानते हुए चोट की है कि इसको कोई गंभीर प्रकृति की बीमारी है। ऐसे समय में माना जाएगा कि उसने आपराधिक मानववध किया है। इस प्रकार से हम एक बात और देखते हैं, इरादतन और गैर इरादतन हत्या में भी देख लेते हैं। मान लेते हैं कि ए, बी और सी 3 व्यक्ति हैं। अब बी जो है वो ए को गुस्सा दिलवा देता है और ए जो है वो बी के ऊपर जो है हमला करने के लिए उतारू हो जाता है, और ए जो है बंदूक से गोली मारता है, बी के ऊपर गोली चलाता है, और बी क्या करता है, बी बैठ जाता है और गोली जो है सी को लग जाती है। तो ऐसे समय में जो ए था वो सी को नहीं मारना चाहता था, वो तो बी को मारना चाहता था, लेकिन गोली सी को लगी। इसका मतलब ये है कि उसका जो इरादा जो था वो सी को मारने का नहीं था, लेकिन सी की मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से ये माना जाएगा कि ए ने जो है वो आपराधिक मानववध किया है। लेकिन यहाँ पर ए ने गोली चलाई है और ये काम किसके द्वारा, मतलब जो है इसका विशेष रूप से यदि ये देखा जाए, हम यदि विशेष रूप से देखें तो यहाँ पर बी ने अपराध किया है, ए की गलती नहीं है। ए को तो जो है बी ने गुस्सा दिलवाया था, यानी कि आपराधिक मानववध का दोषी बी को माना जाएगा। आगे हम फिर से चर्चा करते हैं इस संबंध में। अब हमने समझ लिया कि आपराधिक मानववध में और हत्या में क्या अंतर है, यानी कि धारा 299 और 300 में क्या अंतर है। धारा 299 ऐसा है कि आसन्न संकट की स्थिति नहीं होती है, ऐसे समय में व्यक्ति की मृत्यु होती है। और धारा 300 हत्या, आसन्न संकट की स्थिति मतलब कि ये पता है कि ऐसा करने से व्यक्ति मर ही जाएगा। बस इतना सा अंतर धारा 299 में और धारा 300 में है। अब थोड़ी सी चर्चा हम धारा 301 के बारे में भी कर लेते हैं। धारा 301 ये कहती है, इससे पहले धारा 301 समझें तो हम उससे पहले ये है कि इसके जो अपवाद हैं, धारा 300 के अपवाद हैं, उसके विषय में हम पहले चर्चा कर लेते हैं, फिर हम धारा 301 के विषय में भी चर्चा करेंगे। इसके अपवाद कौन कौन से हैं कि हत्या जो है वो कब आपराधिक मानववध है या कोई आपराधिक मानववध कब हत्या नहीं है, हम इस विषय में चर्चा कर रहे हैं। नंबर पहले पे हम चर्चा करते हैं स्वेच्छा पूर्वक, यानी कि कोई व्यक्ति ये कहे कि हमको मार दो, यानी कि वो स्वेच्छा से मृत्यु को स्वीकार करता है और सामने वाले से कहता है कि मुझे मार दो। अब ये कैसे संभव है, कोई व्यक्ति क्यों कहेगा? इसको एक उदाहरण से हम समझ लेते हैं कि एक लड़का है, लड़की है, दोनों आपस में एक दूसरे को चाहते हैं, लेकिन परिवार वालों के कारण जो है वो एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते, तो वो ऐसा विचार करते हैं कि अपन साथ नहीं जी सकते तो साथ मर जाते हैं। दोनों जहर के लड्डू को खा लेते हैं। लड़की लड़के से बोलती है कि तुम जहर के 2 लड्डू बना करके लाओ, तुम मुझे लड्डू खिलाना, मैं तुमको लड्डू खिला दूंगी, और अपन दोनों मर जाते हैं। ऐसा ही होता है, लड़का जो है लड्डू बना के लाता है और जो लड़का जो है लड़की को लड्डू खिलाता है। लड़की ये जानती है कि इस लड्डू में जहर है जिसके कारण मेरी मृत्यु निश्चित है, और लड़का भी ये जानता है कि इस लड्डू में जहर है और इससे के कारण इस लड़की की मृत्यु निश्चित है। दूसरा लड्डू जो है लड़की लेके तैयार है जो लड़के को खिलाएगी,
लेकिन किसी कारण से लड़के को जो है लड्डू जो है लड़की नहीं खिला पाती है, यह कारण जो भी हो मान लेते हैं अपन कि लड़का किसी कारण से बच जाता है और लड़की मर जाती है। तो ऐसे समय में जो लड़का है वह आपराधिक मानव वध का दोषी माना जाएगा, हत्या का दोषी नहीं माना जाएगा। अब हम बात करते हैं आगे, एक और उदाहरण ले लेते हैं। इसमें जो है ये अपवाद की श्रेणी में है, इसलिए हम इस विषय में बात कर रहे हैं कि लोक सेवक द्वारा अपने कर्तव्य का अतिक्रमण। लोक सेवक कौन होता है? लोक सेवक होता है सरकारी कर्मचारी, यानी कि पुलिस को ही मान लेते हैं। सरकारी जितने भी कर्मचारी सभी को लोक सेवक बोलते हैं, लेकिन यहाँ हम पुलिस को इसलिए ले रहे हैं कि कोई पुलिस इस प्रकार के कार्य करती है, मान लो कोई अपराधी है वो भाग रहा है, उसके ऊपर पुलिस गोली चलाती है। पुलिस का दायित्व है कि वो पांव में गोली चलाए, लेकिन मान लेते हैं कि किसी पुलिस वाले का हाथ हिल जाता है और गोली सीने में लग जाती है और वो व्यक्ति जो चोर है वो मर जाता है। तब ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति है जिसने गोली चलाई है, जो लोक सेवक है, वह हत्या का दोषी ना होकर के आपराधिक मानव वध का दोषी माना जाएगा। अब अगला उदाहरण हम ले लेते हैं, आत्मरक्षा का अतिक्रमण। आईपीसी की धारा 99 से लेकर के धारा 106 हमें आत्मरक्षा का अधिकार प्रदान करती है, लेकिन हमारे द्वारा उसका अतिक्रमण कर लिया जाए, यानी कि कोई व्यक्ति ऐसा है कि जिसको हम आसानी से पकड़ सकते हैं और उसको हम मतलब वो जानबूझकर मार देते हैं। मान लो तो कोई अपने घर में चोर घुस के आया, चोर को हम आसानी से पकड़ सकते थे, चोर के हाथ में कोई हथियार भी नहीं था, लेकिन हमने उसको पकड़ना उचित नहीं समझा और हमने उसको जो है मार ही दिया, तलवार से वार करके उसको मार दिया। तो ऐसे समय में ये देखा जाएगा कि आप अपनी आत्मरक्षा के लिए काम करना चाहते थे, आप इसमें जो आत्मरक्षा कहाँ हुई। और कुल मिला के ये है कि आत्मरक्षा जो है उसके लिए आपको कितनी शक्ति का प्रयोग करना है ये देखा जाएगा। सामने वाले के पास हथियार हैं, आपके पास हथियार हैं, सामने वाला आपको कितना नुकसान पहुंचा सकता है, उस नुकसान के आधार पर आप अपनी आत्मरक्षा करें, ना कि सामने वाले को जान से मार दें। यदि आप अपनी आत्मरक्षा का अतिक्रमण करते हैं, मारते तो फिर भी हैं, तो ये जो है आपराधिक मानव वध की श्रेणी में आएगा। मानव वध नहीं होगा ये कि आप बच जाओ, ये होगा आपराधिक मानव वध। हत्या की श्रेणी में भी इसलिए नहीं आएगा क्योंकि चोर है, वो आया है आपके यहां, वो आपको मारना चाहता है। कुल मिला के ये है कि आपके घर के सामान की चोरी करना चाहता है, या वो कोई ऐसा कारण उत्पन्न कर दे जिससे हमें युक्त यह भय उत्पन्न हो जाए कि ये व्यक्ति हमको मार देगा, तभी तो हम आत्मरक्षा करते हैं। लेकिन आत्मरक्षा का अतिक्रमण यदि किया तो ये आपराधिक मानव वध की श्रेणी में आता है। अब हम विषय पे बात कर लेते हैं, धारा 302 जो है इसके विषय में बात कर लेते हैं। धारा 302 क्या कहती है? उसके पहले धारा 301 तो हम जो है उस पर चर्चा करना भूल गए, उसके विषय में भी हम बात कर लेते हैं। धारा 301 ये कहती है कि कोई भी व्यक्ति जो ना ये जानता है और ना ही उसको ऐसी किसी प्रकार की संभावना है कि उसके किए गए कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, लेकिन फिर भी वह किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है, उसका कोई इरादा नहीं होता मृत्यु कारित करने का और उसको ऐसी कोई संभावना भी नहीं होती कि इससे मर जाएगा आदमी, लेकिन फिर भी उसके किसी कार्य से किसी दूसरे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो वो धारा 301 के अंतर्गत दोषी व्यक्ति माना जाता है। अब हम यहाँ पर धारा 302 के विषय में बात कर लेते हैं कि धारा 302 क्या कहती है। धारा 302 जो है
हत्या के विषय में दंड का प्रावधान करती है। हत्या के विषय में यानी कि धारा 300 जो था, जिसके बारे में हमने चर्चा की, धारा 300 से संबंधित दंड का प्रावधान धारा 302 में दिया गया है। यानी कि हत्या के विषय में जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की हत्या करता है उसे मृत्युदंड से या आजीवन कारावास से एवं अर्थदंड से दंडित किया जाएगा। अच्छा, ये अपराध जो है वो समझौते के योग्य अपराध नहीं है। ये मैं पहले आपको बता चुका हूं कि कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो राज्य के विरुद्ध होते हैं और कुछ अपराध व्यक्ति के विरुद्ध होते हैं। ये जो अपराध है जिसमें ये दंड का प्रावधान है, ये व्यक्ति के विरुद्ध अपराध ना होकर के राज्य के विरुद्ध अपराध है, इसलिए इसमें समझौता नहीं हो सकता। अर्थात ये अपराध समझौता योग्य नहीं है, संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। दंड का क्या प्रावधान है मैंने आपको बता दिया इसमें। अब मैं एक बात और आपसे जानना चाहता हूं कि किसी व्यक्ति को जो है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो पहले से ही जो है आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है और वो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को मार देता है, आपराधिक मानववध कर देता है, हत्या कर देता है, तब ऐसे समय में क्या होगा? मतलब कि कोई आजीवन कारावास भोग रहा व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की हत्या कर देता है, तब ऐसे समय में क्या उसको आजीवन कारावास दिया जाएगा? नहीं। जो आजीवन कारावास की सजा पहले से ही भुगत रहा है और वो किसी की हत्या करता है तो उसे मृत्यु दंड से दंडित किया जाएगा। ये बोलती है आईपीसी की धारा 303। अब हम बात करते हैं धारा 304 के बारे में। आईपीसी की धारा 304 आपराधिक मानव वध के दोषी व्यक्ति को दंड का प्रावधान करती है। यानी कि जिस व्यक्ति ने आपराधिक मानव वध किया है वो धारा 304 के अंतर्गत दोषी माना जाएगा और जिसने हत्या की वो धारा 302 के अंतर्गत दोषी माना जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं धारा 304। धारा 304 को यदि हम देखें तो कुल मिला के हम इसको दो श्रेणियों में बांट सकते हैं। दो श्रेणियों में कैसे बांट सकते हैं? पहली श्रेणी में आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। अब वो पहली श्रेणी क्या होती है? वो पहली श्रेणी ये होती है कि यदि किसी व्यक्ति ने इरादे के साथ आपराधिक मानववध किया है या इरादतन हत्या की है, इरादतन आपराधिक मानववध किया है, तो वह आजीवन कारावास एवं जुर्माने से दंडित किया जाएगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति जिसका इरादा नहीं था मृत्यु कारित करने का, लेकिन फिर भी उसके कारण से, उसके किसी ऐसे कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है, तो वह 10 वर्ष के कारावास से एवं जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यहां पर हमने बात की धारा 304 की, यानी कि धारा 299 से लेकर के 304 तक के विषय में हमने आपसे बात की। यहां पर धारा 304 ए और धारा 304 बी का विवरण दिया गया है, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त किया जा रहा है और धारा 304 और धारा 304 ए और धारा 304 बी के संबंध में अगला वीडियो आपको इस मिलेगा, जिसका जो है मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी कर लें। बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि
अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।